नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट जीके पेपर के लिए भारत का भूगोल। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 7 जिसके अंदर टॉपिक रहेगा भारत की जलवायु एवं ऋतु चक्र। मुख्य चीज मित्रों, आज हम जो भारत के अंदर ऋतुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके अंदर भारत की जलवायु आपके आ जाएगी, मानसून आ जाएगा। वैसे मानसून के बारे में लास्ट क्लास में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। बाकी जो भी क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं जलवायु और ऋतु चक्र से आज की क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास टेस्ट पेपर के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान आपका बात करें कि जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र और बाल विकास यानी शिक्षा मनोविज्ञान, इसी के साथ विश्व एवं राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल चल रहा है, इन सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। वहां से आप जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो बात करेंगे आज हम भारत के जलवायु या ऋतु चक्र के बारे में। अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत 2 जलवायु कटिबंध में स्थित है। देखिए मित्रों, कौन कौन से जलवायु कटिबंध में भारत आता है तो देखते हैं मित्रों। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी भारत आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। अगर हम भारत के मानचित्र के अनुसार चले मित्रों, भारत का अगर हम मानचित्र बनाते हैं मित्रों, तो देखिए थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं। यहां से आपके कर्क रेखा निकलती है, लगभग मान रहे हैं मित्रों, यहां से आपकी कर्क रेखा निकलती है। तो इसका जो उत्तरी भाग है ये तो आएगा आपके शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। अब देखिए, और जो दक्षिणी भाग है ये नीचे वाला भाग है ये आएगा आपके उष्ण कटिबंध में। तो भारत आपका शीतोष्ण कटिबंध में भी है और उष्ण कटिबंध के अंदर भी है। लेकिन देखिए पूरी चीज देखिए, लेकिन भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति है। यहां पर आपको मिलेगा हिमालय पर्वत मिलेगा मित्रों, के कारण संपूर्ण भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मित्रों। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का सर्वाधिक विकास दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ है। जो मानसूनी जलवायु है भारत की, या इसकी बात करें कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर हुआ है तो यह एक तो दक्षिणी एशिया जहां पर हम आते हैं, और दक्षिणी पूर्वी एशिया चीन है, जापान है या फिर म्यांमार है, इन देशों की ओर हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं मित्रों भारत के अंदर ऋतुओं की। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत में एक वर्ष की अवधि को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया, 4 ऋतुओं के अंदर विभक्त किया गया है। कौन सी है ये 4 ऋतुएं? देखिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक, शीतकाल जैसे ही अभी फरवरी चल रही है तो इसके बाद मार्च से लेकर मध्य जून तक। वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु निकलेगी उसके बाद आ जाएगी, यानी मध्य जून से सितंबर तक रहेगी आपके वर्षा ऋतु, बरसात वाली ऋतु। शरद ऋतु ना सर्दी ना गर्मी, वो ऋतु या ना वर्षा, लगभग मध्य की ऋतु, यह रहेगी अक्टूबर से आपके मध्य दिसंबर तक। और शीत ऋतु यानी खतरनाक सर्दी वाली ऋतु, यह रहती है मध्य दिसंबर से फरवरी तक। तो भारत के अंदर 4 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं हम ग्रीष्म ऋतु की ओर। देखिए, ग्रीष्म ऋतु संपूर्ण अध्ययन करेंगे, एक एक चीज है वो यहां से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी ग्रीष्म ऋतु। देखिए मित्रों, गर्मी वाली ऋतु समझिए, मार्च के उत्तरार्ध से जून माह के बीच भारत में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। सीधी सी बात है, मार्च महीने से लेकर आप जून महीने तक जाते हैं तो तेज गर्मी आपको देखने को मिलती है। तो इसी समय भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। इस ऋतु में सामान्यतः तापमानों की उच्चता देखने को मिलती है, यानी तापमान उच्च रहता है। आप लगभग देखेंगे, अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में आपको तापमान इस समय मार्च से लेकर मध्य जून तक तापमान 40 डिग्री से ऊपर दिखाई देगा, मतलब तापमान उच्च रहता है दोस्तों। चूंकि 23 मार्च के बाद
सूर्य की स्थिति उत्तरायण में आ जाती है। 23 मार्च के बाद जो सूर्य है वो उत्तर की ओर चलने लगता है। सूर्य की स्थिति 23 मार्च से 21 जून के बीच भूमध्य रेखा से लगातार कर्क रेखा की ओर वाले क्षेत्रों में लंबवत पाई जाती है। भूमध्य रेखा और यह है आपकी कर्क रेखा। भूमध्य रेखा 23 मार्च के बाद भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर आपका सूर्य है जो 21 जून के मध्य आता है। इस वजह से यहां पर सीधी किरणें पड़ने से गर्मी बढ़ती है और इसी को कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों, इस ऋतु में अप्रैल माह में मध्य भारत में औसतन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का क्षेत्र बनता है एवं इस ऋतु में गर्म हवाएं चलती है। इस ऋतु में तूफान भी मिलेंगे आपको, जो आगे हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है, ग्रीष्म ऋतु में भारत का औसत तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है मित्रों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। आगे देखिए, इन उच्च तापमानों के कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में कम वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। चाहे राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, यहां पर तेज गर्मी के कारण, तेज गर्मी रहेगी, सीधा सूर्य किरणें होगी, तो यहां पर जो वायुदाब है मित्रों वो कम हो जाएगा। तापमान अधिक, वायुदाब कम। दोस्तों, इसी ऋतु में ऐसा ही कम वायुदाब वाला क्षेत्र तिब्बत की पठारी भूमि के ऊपर भी विकसित होता है। जो तिब्बत है, तिब्बत की जो पठारी भूमि है वहां पर भी राजस्थान पंजाब जैसा ही आपको देखने को मिलेगा कम वायुदाब का क्षेत्र। दोस्तों, यह क्षेत्र मानसूनी हवाओं को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों के रूप में विकसित होते हैं। अब यहां पर हमारे कम बन जाता है कम वायुदाब। हाँ, सबसे कम वायुदाब की बात कर रहे हैं, बाकी भी जो हमारा उत्तरी भारत है वहां पर लगभग कम वायुदाब रहता है, लेकिन जो मुख्य है, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है और जो हमारा पंजाब का क्षेत्र है या तिब्बत का पठार है, यहां पर बहुत कम है जो वायुदाब रहता है मित्रों। अब कम वायुदाब है तो अधिक वायुदाब से इस ओर क्या चलेगी? हवाएं। इस प्रकार से हवाएं चलती है और यही था हमारा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मानसून। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दोस्तों, अप्रैल तथा मई माह में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आविर्भाव होता है। अप्रैल माह में सर्वाधिक आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे, अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो। इन चक्रवातों को हम पढ़ेंगे आगे। नॉर्वेस्टर कहा जाता है, क्या क्या इनको कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखिए, इस ऋतु में भारत की कुल वर्षा का 1% प्राप्त होता है, यानी कि भारत की जो वर्षा है उसका 1% सिर्फ आपको ग्रीष्म ऋतु के अंदर देखने को मिलेगा। चूंकि इस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों का अवसान हो चुका है, पश्चिमी विक्षोभ इस समय नहीं आते, शीत ऋतु में आते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है पश्चिमी विक्षोभ इस समय नहीं आते। मानसूनी हवाओं के लिए आकर्षण हेतु आदर्श दशाएं विकसित हो रही होती है। इस समय ना तो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और ना मानसून आता है, लेकिन कम वायुदाब बनता है, मतलब मानसूनी जो हवाएं हैं उनके लिए आदर्श दशाएं हैं जो उत्तरी भारत में विकसित होती है। दोस्तों, आगे देखिए, इस ऋतु में भारत के कई क्षेत्रों में मानसून पूर्व की वर्षा देखने को मिलती है, मानसून पूर्व वर्षा भी होती है। और जो हमारा बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है, यहां पर क्या है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों से भी भारत के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है। एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है नॉर्वेस्टर। किनको कहा जाता है, कहां पर यह वर्षा होती है, कौन सा यह चक्रवात है? देखिए मित्रों, पश्चिम बंगाल व असम में आने वाले तूफानों या चक्रवातों की दिशा, जो चक्रवात आते हैं आपके अप्रैल मई महीने के अंदर, तो पश्चिम बंगाल और असम के अंदर जो तूफान आते हैं इनकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर। इस प्रकार ये बढ़ते आगे होने के कारण इन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्थ एस्टर, नॉर्वेस्टर इनको कहा जाता है। यह अत्यधिक प्रचंड तूफान है जिनमें हवाओं की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तेज हवाओं के साथ ये जो है तूफान आपके चक्रवात है जो आते हैं। दोस्तों, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में अप्रैल माह में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां इस वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अप्रैल माह में
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है काल वैसाखी। काल वैसाखी का मतलब क्या है? वैसाख के महीने में आने वाली तबाही, क्योंकि तेज हवाएं चलती है, साथ में रहती है वर्षा, तबाही है मित्रों। तो वैसाख का महीना होता है अप्रैल में, तो वैसाख के महीने में आने वाली तबाही, तबाही काल, तबाही का मतलब तबाही मतलब काल, और वैसाख बैसाख, तो काल बैसाखी इनको कहा जाता है दोस्तों। अब मित्रों इसी समय यानी अप्रैल महीने में, इसी समय अवधि में आसाम यानी असम में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां इस वर्षा को चाय वर्षा या बारदोली छिड़ा कहते हैं। क्यों? यह अल्पकालीन होती है यानी कम समय के लिए होती है। चाय, जूट, चावल इनकी खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक है। तो बारदोली छिड़ा यह आपका अप्रैल महीने में असम के अंदर होने वाली वर्षा को कहा जाता है, जो चाय के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए चाय वर्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह था हमारा नॉर्वेस्टर। अब देखिए आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इस काल में लगभग अप्रैल और मई के अंदर होने वाली वर्षा है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यहां इस वर्षा को आम्रवृष्टि यानी कि आम की फसल के लिए यह क्या है? उपयोगी है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? आम्रवृष्टि इस फसल का कहा जाता है। मित्रों आम्र वर्षा है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो कर्नाटक और केरल मुख्य बात कर रहा हूं मैं। कर्नाटक और केरल का जो तटीय भाग है वहां पर स्थानीय जो तूफान है उनके द्वारा यह वर्षा होती है, और बहुत ही फसल जो आम की फसल है उसके लिए यह लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने की वजह से ही इसको आम्र वर्षा या आम्रवृष्टि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी फूलों की बौछार, ब्लॉसम शावर दोस्तों। देखिए फूलों की बौछार केरल व कर्नाटक के तटीय भागों में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा जो कहवा यानी कॉफी के फूलों के खिलने के लिए लाभदायक होती है। केरल और कर्नाटक में जो तटीय भाग है जहां पर कहवा यानी कॉफी का उत्पादन किया जाता है, और इसी समय वहां पर फूल कहवा कॉफी के खिलते हैं, तो उनके लिए लाभदायक वर्षा होती है। इसलिए यानी फूलों को खिलने के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे फूलों की बौछार कहा जाता है। फूलों के अगर यह वर्षा होगी तो फूल खिलेंगे, इसलिए कहा जाता है कि फूलों की बौछार हुई है मित्रों। और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारी आंधी दोस्तों। देखिए आंधी ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी हवाओं को आंधी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु आ रही है सामने, आपको धूल भरी आंधियां देखने को मिलेगी आपके राजस्थान से लेकर बिहार तक दोस्तों। यह हवाएं गंगा के मैदान में दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक अत्यधिक प्रबल होती है। यानी कि बिहार की राजधानी राजस्थान से ही बात कर लो आप, राजस्थान पंजाब यहां से लेकर आप चलेंगे आगे पटना तक, तो पटना तक यह आपको बहुत प्रबल रूप से दिखाई देगी। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली उष्ण शुष्क व पीड़ादायक हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, जो स्थानीय हवाओं का एक उदाहरण है मित्रों। यहां पर लू आपके नाम आ गया है। लू चलती है आपके कहां पर? राजस्थान के अंदर। कहां पर चलती है मित्रों? राजस्थान के अंदर। सबसे गर्म जो हमारे ग्रीष्म ऋतु के अंदर तेज चलती हवा, धूल भरी आंधियां होती है, इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं लू दोस्तों। यह थी हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जैसे ही मध्य जून तक खत्म होती है, कम दबाव बनता है, उस वजह से यहां पर आ जाती है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं लेकर आती है बरसात, तो बरसात को कहा जाता है आपकी वर्षा ऋतु दोस्तों। मध्य जून से सितंबर के प्रथम सप्ताह के बीच भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वर्षा ऋतु पाई जाती है। मध्य जून से लेकर सितंबर का जो प्रथम सप्ताह है, इसके बीच भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वर्षा ऋतु यानी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम वर्षा होती है दोस्तों। देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण चर्चा। इसका आगमन ग्रीष्म ऋतु में विकसित होने वाला कम वायुदाब क्षेत्र द्वारा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के आकर्षण के कारण होता है। भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर कम वायुदाब बनता है उत्तरी भारत के अंदर, और इसी वजह से जो अरब सागर है, हिंद महासागर है हमारा, हिंद महासागर,
वहां पर बनता है आपका उच्च वायुदाब। यहां पर भारत में जो भारत की स्थलीय भूमि है यहां पर बनता है निम्न वायुदाब, हिंद महासागर में बनता है उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी, यह लेकर आती है साथ मानसून, इन्हें कहा जाता है मानसून, और इनकी दिशा होती है ये आपकी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून दोस्तों। ये कोना कौन सा है आपका, ये कोना कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी कोना है, तो इससे आने के कारण इनको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखिए मित्रों, जून माह के दूसरे पखवाड़े में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी का उत्तर में अधिकतम विस्थापन देखने को मिलता है। इसी कारण सामान्य दशाओं में दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर मानसूनी हवाओं के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में बहती है, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। मित्रों, पूरे भारत में वर्षा की अधिकांश वर्षा, पूरे भारत में वर्ष की जो अधिकांश वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 74% इसी ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है, अगर भारत में 100% बारिश होती है तो उसका 74% भाग है जो वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे चलिए, आगे मानसूनी वर्षा ऋतु की शुरुआत भारत में केरल व तमिलनाडु के भागों में जून के प्रथम सप्ताह में हो जाती है। केरल और तमिलनाडु का जो तटीय भाग है वहां पर 1 से 5 जून के मध्य आपको वर्षा यानी कि मानसून का प्रवेश मिलेगा, बरसात होती हुई मिलेगी। अब मित्रों वहां से 1 से 5 जून को हो गई, लेकिन हम तो है राजस्थान में। राजस्थान में आपको जुलाई के आसपास 1 से 5 या 10 या 20 जुलाई तक, बहुत बार 20 जुलाई के आसपास आपको मानसून देखने को मिलता है। एवं इसे पश्चिमी राजधानी क्षेत्रों तक पहुंचने में लगभग 45 दिन लगते हैं। कभी कभी ये 30 से 35 दिन में आ जाता है तो हमारे शुरुआत जुलाई में बारिश हो जाती है, कभी पूरे 45 दिन लगाता है तो हमारे लगभग 15 जुलाई के लगभग यहां राजस्थान के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होती है, पहुंचता है। दोस्तों जहां पर पहुंचेगा वहां पर बारिश होगी। मानसूनी वर्षा के समय एवं मात्रा के संदर्भ में अत्यधिक परिवर्तनशील होने के कारण ही वर्षा आधारित कृषि उत्पादन अत्यधिक प्रभावित होता है। अब कई कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी बारिश हो जाती है, कई बार बहुत कम होती है। जिस बार अच्छी बारिश होती है, अच्छा मानसून आता है, अच्छी बारिश होती है तो अच्छी पैदावार होती है फसल की। अच्छा नहीं आता है, कम बारिश होती है तो हमारी जो कृषि है वो प्रभावित होती है, कम पैदावार हमारे होती है। जटिल मानसून प्रक्रिया की भविष्यवाणी आज भी पूर्ण शुद्धता के साथ संभव नहीं है। आज भी जो भविष्यवाणी की जाती है हमारे भारत के मौसम विभाग के द्वारा, वो आज भी आप देखेंगे पूर्ण शुद्धता के साथ नहीं है। जिस दिन बारिश बताई जाती है उस दिन तो एक बूंद नहीं गिरती, और जिस दिन यह बताया जाता है आज बारिश नहीं होगी उस दिन हमारे बारिश हो जाती है। दोस्तों मानसून के जल्दी या देरी से आगमन या वर्षा की कमी या अतिवृष्टि की अनिश्चित फसलों पर कुप्रभाव डालती है। मानसून है जो जल्दी आए या लेट आए, या वर्षा अधिक हो या कम हो, ये दोनों चीजें हैं जो हमारी फसलों के लिए क्या करती है, उल्टे प्रभाव, कुप्रभाव है जो डालती है। दोस्तों यह थी वर्षा ऋतु। दोस्तों वर्षा ऋतु के बाद आती है हमारी शरद ऋतु। ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात, बीच की ऋतु। देखिए मित्रों, लौटते हुए मानसून का काल इसको कहा जाता है शरद ऋतु को। मध्य सितंबर से नवंबर तक भारत में शरद ऋतु देखने को मिलती है। कब से, मध्य सितंबर, या हम ये मान लो मित्रों अक्टूबर से लगता है। ये अक्टूबर आपका है, अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर है, तब तक का काल आपका शरद ऋतु के अंतर्गत आता है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति यानी 23 सितंबर के बाद सूर्य वापस दक्षिण दिशा की ओर जाने लग जाता है, के बाद दक्षिणायन हो जाती है एवं भारत के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिलती है। जब तापमान में गिरावट होगी, जो मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से भारत की भूमि की ओर आ रही थी, अब तापमान भारत की भूमि का गिर रहा है और हिंद महासागर का तापमान है जो बढ़ रहा है। मतलब भारत की भूमि का जो वायुदाब है वो बढ़ रहा है और हिंद महासागर का वायुदाब घट रहा है, तो हवाओं की दिशा परिवर्तन होएगी। मित्रों
कम वायुदाब के क्षेत्र समाप्त होकर उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में बदलने लगते हैं। इसी ऋतु में लौटते हुए मानसून की हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में भूमि से जल भागों की ओर चलती है। यानी कि लौटते हुए के अंदर जो चलेगी हवाएं वो इस प्रकार चलती है मित्रों। यानी कि किस भाग से, आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलने लगती है। और इसी कारण भारत में जो तमिलनाडु है, पूर्वी केरल है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, यहां पर होती है वर्षा। इनके अलावा कहीं पर भी आपको वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो तमिलनाडु, पूर्वी केरल, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, यहां पर शरद ऋतु के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, भारत में लौटते हुए मानसून की शुरुआत, यह लौटता हुआ मानसून की शुरुआत होती है सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से। यह राजस्थान है ना आपका, तो इन क्षेत्रों से, इन जो ये क्षेत्र है ना राजस्थान का, इन क्षेत्रों से लौटते हुए यानी शरद ऋतु का प्रारंभ होता है आपका, वो सितंबर महीने में हो जाता है। अगर हम बात करें तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर मानते हैं, लेकिन शुरुआत तो आपकी सितंबर से ही शरद ऋतु की हो चुकी है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ये भारत के दक्षिणी हिस्सों में केरल व तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है मित्रों। 1 दिसंबर की अगर हम बात करें या 15 दिसंबर की बात कर ले, 15 दिसंबर के आसपास संपूर्ण भारत की भूमि से मानसून गायब हो जाता है। शरद ऋतु है वो खत्म हो जाती है 15 दिसंबर के आसपास दोस्तों। अक्टूबर तथा नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आविर्भाव होता है। जो अक्टूबर और नवंबर है उस समय बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, वहां पर जो चक्रवात है उनका प्रारंभ होता है। इस ऋतु के अंतिम काल में उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभ के आगमन की शुरुआत होती है। जैसे ही शरद ऋतु खत्म होगी तो राजस्थान है, पंजाब है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, यहां पर आपको चक्रवातों से वर्षा मिलेगी और वो आएंगे पश्चिमी चक्रवात दोस्तों, जो हम शीत ऋतु के अंदर पढ़ेंगे। तो यह था हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद आएगा हमारी शीत ऋतु मित्रों, जो मध्य सितंबर नहीं है मित्रों, मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक की अवधि को भारत में शीत ऋतु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कि दिसंबर से फरवरी यह आता है शीत ऋतु, सर्दी वाली ऋतु मित्रों, जो अभी भी निकली है हमारी। देखिए, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न तापमान के प्रभाव से उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। शीत ऋतु है, तापमान में गिरावट होगी तो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा मित्रों, उच्च वायुदाब बन जाएगा भारत में। जबकि जो अरब सागर है, अपेक्षाकृत तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। अरब सागर में तापमान में क्या होगी, अधिकता, तो वायुदाब निम्न वहां का हो जाएगा। फिर क्या होगा, हवाएं भारत की मुख्य भूमि से अरब सागर की ओर चलने लगती है। भारत की मुख्य भूमि से हवाएं अरब सागर की ओर चलने लगती है, इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। हमने पढ़े थे ना शीतकालीन मानसून, यह शीतकालीन मानसून ही है मित्रों। जो उत्तर पूर्वी मानसून है यही शीतकालीन मानसून है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मित्रों। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं केवल दक्षिणी भारत है उसके तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहां पर वर्षा प्रदान करता है। तो कोरोमंडल तट पर ही इससे वर्षा होती है मित्रों। किससे मित्रों, जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून है इससे सिर्फ और सिर्फ कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, कोरोमंडल तट पर जो वर्षात होती है तमिलनाडु में, कुल वार्षिक वर्षा का 50 से 60% इसी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से बरसात कोरोमंडल पर तट पर होती है। 50 से 60% औसत वर्षा का उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। आगे देखिए मित्रों, आगे इस ऋतु में भूमध्य सागर के ऊपर उठने वाले विक्षोभों को ऊपरी वायु संचरण वाली जेट स्ट्रीम जो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर चलती है, भूमध्य सागर में विक्षोभ उठते हैं इस समय,
और वो जाकर मिल जाते हैं आपके जेट स्ट्रीम के साथ दोस्तों। तो जेट स्ट्रीम है, इसकी इस यानी शीत ऋतु के समय दिशा रहती है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार। तो जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर इराक से ईरान पाकिस्तान क्षेत्रों में होते हुए भारत के उत्तरी भाग तक ले आती है। तो भूमध्य सागर में जो विक्षोभ उठे हैं वो मिल जाते हैं जेट स्ट्रीम से, जेट पवनों से, और जेट पवनें उन विक्षोभों को लेकर आ जाती है भारत की उत्तरी, भारत का जो उत्तरी भारत है वहां तक दोस्तों। चूंकि ये विक्षोभ पश्चिम से चलकर आते हैं इसलिए भारत में इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में जो ये शीत ऋतु में जो हवाएं आती है, वर्षा होती है, इसको कहा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ से हुई है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पश्चिम भूमध्य सागर से उठते हैं और पश्चिम से बहकर भारत की ओर आते हैं, इस वजह से दोस्तों इनसे होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा कहते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय भागों पर विक्षोभों से वर्षण हिमपात के रूप में होता है। जो उत्तर भारत है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर इन विक्षोभों के कारण हिमपात, मतलब हिमपात यानी बर्फ भी गिरती है दोस्तों। अब मित्रों एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो आया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है इनकी संख्या एक महीने में कितनी हो सकती है? एक महीने के अंदर इनकी संख्या 3 से 5 हो सकती है। 3 भी आ सकते हैं, 5 भी ये विक्षोभ आ सकते हैं मित्रों। जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में यह वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जिसे माउट कहते हैं। तो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, यहां पर होती है इनसे वर्षा, अल्प वर्षा होती है, जिसको हम कहते हैं मावट दोस्तों, जो आपके गेहूं की फसल के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। राजस्थान में इन मुख्य रूप से जो राजस्थान है वहां पर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउट वर्षा कहलाती है, जो रबी की फसल गेहूं के लिए लाभदायक है। यह वर्षा आपकी 5 सेमी तक होती है, 5 सेंटीमीटर तक यह वर्षा, लगभग 5 सेंटीमीटर तक इन जो चक्रवात है, पश्चिमी विक्षोभ है, इनसे वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों। तो यह था भारत की जलवायु एवं भारत की ऋतुएं दोस्तों। कैसा लगा आज का आपको टॉपिक? कमेंट करें सभी साथी, कोई भी साथी क्लास ना छोड़े, कमेंट जरूर करें। जिन साथियों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।